पाकिस्तान या इंडिया में आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दें, चाहे वो एफआईए का हो, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, चाहे एनटीएस का हो, लेक्चरर बनने के लिए कोई भी एग्जाम हो, उसमें 20 नंबर का कम से कम इंग्लिश होता है। और ऑनलाइन मैंने इतना सर्च किया, मुझे कोई भी कम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स इंग्लिश का नहीं मिला। इस वजह से मैंने 1 महीना लगाकर इस कोर्स को बनाया है। मुझे यकीन है आप कोई भी टेस्ट पास कर रहे होंगे, एग्जाम दे रहे होंगे, अगर आप इस क्रैश कोर्स को फुली देखते हैं, इसको आपने सेव करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद आपको आज हज़म ना हो 1-2 घंटे के इस कोर्स में, तो आप उनको बाद में रिपीट करके देख सकते हैं, आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। इस कोर्स को मैंने डिफरेंट पार्ट्स बनाए हैं। पहले पार्ट में आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखेंगे, जो नाउन्स हैं, वर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स हैं, प्रोनाउंस हैं, प्रीपोजिशंस हैं, कंजंक्शंस हैं और इंटरजेक्शंस हैं। इनको आप समझेंगे डिटेल में, रूल्स को समझेंगे ग्रामर के, फिर उसके बाद हम एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, फिर हम एमसीक्यूज को टेस्ट करेंगे, ट्राई करेंगे। उसके बाद हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल होता है, कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं विद करेक्ट वर्ड ऑर्डर। ऐसे ही करके तीसरे नंबर पे हम आर्टिकल्स जो कि आ, एन, दी, उनको समझेंगे, रूल्स, साउंड ट्रिक्स एंड ट्रिकी एग्जाम क्वेश्चंस को देखेंगे। फोर्थ नंबर पे हम इस पूरे कोर्स में टेंसेस को देखेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और फिर इनके फर्दर सब टाइप्स को भी डिटेल में समझेंगे। फिफ्थ नंबर पे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझेंगे, जिसमें ज्यादातर एमसीक्यूज आते हैं, जहां पे आपने मैचिंग रूल्स लगाने हैं, कलेक्टिव नाउन्स को देखना है और ट्रिकी पैटर्न्स को समझना है। छठे नंबर पे हमारे पास प्रैक्टिस आ जाएगा एमसीक्यूज का। हम 25 इंटरैक्टिव क्वेश्चंस विद आंसर्स एक्सप्लेन करेंगे, जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में आते रहे हैं, जिससे ना सिर्फ आप इन रूल्स को समझेंगे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप सारे इंग्लिश के एमसीक्यूज पढ़ लें, सारी किताब पढ़ लें, जब तक आपको रूल्स नहीं आते, जब तक आपको एक्सप्लेनेशंस नहीं आती। अगर आपको बेसिक ग्रामर के रूल्स आते हैं, तो चांसेस आर इन 20 में से आप 15 नंबर डेफिनेटली निकाल जाएंगे इस कोर्स को देखने के बाद, सुनने के बाद। तो उसको आप रात को लगा सकते हैं, फिर आप साथ साथ में सुन भी सकते हैं, साथ में अपने नोट्स भी बना सकते हैं। इसी तरीके से जनरल नॉलेज का एक कंप्लीट 5 घंटे का कोर्स है, जो कि मैं रिकॉर्डिंग में लगा हुआ हूँ। मुझे यकीन है उसके बाद दुनिया के फैक्ट्स के बारे में, पाकिस्तान के फैक्ट्स के बारे में आपको नॉलेज ऐसा हो जाएगा कि आप जनरल नॉलेज वाले 20 नंबर भी कर सकेंगे। तो आप इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, एफआईए वाले प्ले लिस्ट में जाके देखें। एफआईए कोर्स प्रिपरेशन में ये कोर्स भी होगा, जनरल नॉलेज वाला भी होगा। इस्लामियात के बेशक 10 नंबर हैं, पाक स्टडीज के 10 नंबर हैं, बट आपको आएगा आईटी के 20 नंबर हैं, कंप्यूटर साइंस के, उस पे मेरा आईसीटी का कोर्स भी है, और एफआईए के लिए एक स्पेशल, एफआईए पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी एक कोर्स है, तो उसको भी आपने जाके देखना है। अब ये सब चीज आप 1 घंटे में नहीं सीख सकते, आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटजी आप करनी है, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करना है, जिससे आप कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आप दुनिया की किसी भी एकेडमी में जाएंगे तो आपको वो यही सिखाएंगे कि हम आपको एक स्ट्रेटजी बताते हैं, अदरवाइज आप घर में बैठ के पढ़ सकते हैं। तो वो स्ट्रेटजी क्या है? 4 सिंपल स्टेप्स टू मास्टर इंग्लिश ग्रामर। ये स्ट्रेटजी सिर्फ इंग्लिश के लिए। अगर आप जनरल नॉलेज की स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं तो जनरल नॉलेज वाली वीडियो देखिएगा। अगर आप कंप्यूटर साइंस की, आईटी की स्ट्रेटजी देखना चाहते हैं तो आईटी वाली स्ट्रेटजी वाली वीडियो देख लीजिएगा। तो स्ट्रेटजी में सबसे पहला नंबर रूल आता है लर्न द रूल। असूल सीखने हैं आपने, भले आप 50-100 करोड़ एमसीक्यूज में भी रट्टा लगाएं, तो आपका जो एग्जामिनर है वो एमसीक्यू को और तरीके से दे सकता है। बाज औकात इंग्लिश के क्वेश्चन में लोग जहां पे ऑटोनम लगाना होता है, वहां सैनोनिम समझ के चीज को गलत से देख लेते हैं। कभी कभी ग्रामर में रूल नहीं क्लियर होता, तुक्के पे बिल्कुल भी मजाल है कि आप एफआईए या पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे एग्जाम्स को करें। तो सबसे पहला रूल है अंडरस्टैंड द ग्रामर कॉन्सेप्ट क्लियरली बिफोर एनीथिंग एल्स। रूल नंबर 1, लर्न द रूल, दैट इज रूल्स ऑफ द ग्रामर। सेकंड में आपने स्टडी एग्जांपल्स देखने हैं, सी द रूल्स इन एक्शन विद द करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंसेस। अब इस कोर्स में हम यही करेंगे कि पहले आपको रूल्स बताएंगे, फिर हम करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंस के साथ देखेंगे कि कौन सा करेक्ट सेंटेंस है, कौन सा इनकरेक्ट सेंटेंस है, जहां से आपको पता चल जाएगा कि भाई मैंने रूल सीखा है और उस रूल को मैं एग्जीक्यूट कर पा रहा हूं। फिर भले आप कहीं से भी एग्जाम आ जाए, आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तीसरी चीज, अब हमने एमसीक्यूज को भी प्रैक्टिस लाजमी करना है, क्योंकि एमसीक्यूज में पेपर आ जाएगा, बेशक नॉलेज है, बेशक करेक्ट इनकरेक्ट का पता है। एमसीक्यूज एक तो टाइम पे सॉल्व करने हैं, दूसरा एमसीक्यू समटाइम ट्रिकी होते हैं, तो हमने उस चीज को भी समझना है। तो प्रैक्टिस करेंगे हम एमसीक्यूज को। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग विद टारगेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मजीद भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ना सोर्सेज, आज जब यूं ही आप कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो एमसीक्यूज आप और जगहों से भी देख सकते हैं।
और चौथा जो काम है हमारा, रिवाइज एंड टाइम योरसेल्फ, रिव्यू योर मिस्टेक्स एंड प्रैक्टिस अंडर एग्जाम कंडीशंस। ठीक, जब आप रूल समझेंगे, जब आप जो उसके साथ डिफरेंट सिनेरियोज देखेंगे, उसके बाद एमसीक्यूज देखेंगे, फिर देखें कि अगर 100 नंबर का पेपर है, उसमें 20 नंबर इंग्लिश का कोर्स है, तो उसको आप 20 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकते। तो आपने इस हालत में बैठना है कि मैं एग्जाम में बैठा हूं और रैंडम आपने 20 क्वेश्चंस हल करने हैं। तो ये स्मार्ट स्ट्रेटजी है। बेशक आप इस वीडियो को देख के प्रिपेयर कर रहे हैं या कहीं और से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको एक फ्री एकेडमी की गाइड मैंने आपको दी है कि आपने ये वाले तरीके को ऑप्ट करना है। टिप, द स्मार्ट प्रैक्टिस बीट्स लॉन्ग स्टडी आवर्स। ये बहुत जरूरी है। फोकस जो है ना क्वालिटी के ऊपर हमेशा अच्छा रहता है रेदर देन क्वांटिटी के ऊपर। यही चीज मैं अपने जनरल नॉलेज के टेस्ट में कर रहा हूं कि आपके पास 5 से 6 घंटे का कोर्स है, जिसमें जब आपको पाकिस्तान के सारे सूबर, रिवर, माउंटेन, बॉर्डर्स, हर चीज याद हो जाएगा, तो फिर तो आपको जरूरत ही नहीं होगी। उस बंदे के बदले एक बंदा जो सिर्फ माउंटेन को ही याद कर रहा है, तो चांसेस आर माउंटेन का 1-2 क्वेश्चन जनरल नॉलेज में आएगा। सेम प्रैक्टिस आपने इंग्लिश में लगाना है, सेम जो है ना आईटी में आपको समझ आएगी। तो ये एक टिप है कि आप क्वालिटी चीज को देख रहे होंगे तो डेफिनेटली क्वांटिटी वाले बंदे को आप बीट कर जाएंगे। 7 दिन का आपने स्मार्ट प्लान बनाना है। जब मैं आपको स्मार्ट स्टडी का कहता हूं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप ये इंग्लिश का कोर्स आज ही देखें और फिर इस वीडियो को भूल जाएं। मेरा मानना ये है कि इसको आप शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में, आप कोई और बंदा प्रैक्टिस कर रहा है उसके साथ शेयर करें, वो भी अपने पास उसको सेव करके रख रहे हैं। तो उससे ये होगा कि इस वीडियो को वो दोबारा आकर देख ले, ताकि वो एक प्लान को फॉलो करे, ताकि उसकी जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो। फाउंडेशंस में क्या होता है कि आपने पहले दिन सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिक्स आपको आने चाहिए। ये बेसिक चीज है डे 1 में, यानी आज के दिन आप ये देखें कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आने चाहिए। अब दुनिया की किसी भी कोने में इंग्लिश सीख रहे हैं तो ये बेसिक चीज है जो आपको हर इंग्लिश के कोर्स में सिखाए जाते हैं, आइट्स के लिए जाते हैं, तैयार करवाया जाता है, कंपेटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए जरूरी है। तो ये आपकी जिंदगी की बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो इस वजह से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिक्स आने चाहिए। डे 1 में आपने सिर्फ इतना करना है। दूसरे दिन आपने क्या करना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड वर्ड ऑर्डर को देखना है कि एक सेंटेंस जब बनता है उसमें वर्ड्स का क्या ऑर्डर होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको आपने मास्टर करना है। तीसरे दिन आपने आर्टिकल्स को देखना है और आर्टिकल्स के रूल को देखना है कि कहां पे दी लगता है, कहां पे डेफिनेट, कहां पे इनडेफिनेट आर्टिकल लगता है। हम इसको डिटेल में समझेंगे, लेकिन ये मैं आपको डे वाइज आपका जो है ना रूटीन आपको बता रहा हूं। डे 4 में आपने टेंसेस देखने हैं, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और फिर हर एक की सब टाइप्स को भी हम देखेंगे। डे 5 में हम सब्जेक्ट, वर्ड, एग्रीमेंट देखेंगे। ऐसे करके छठे दिन आप मिक्स्ड एमसीक्यूज, एरर डिटेक्शन को देखें, और 7वें दिन आप फुल मॉक प्रैक्टिस करें टाइम के अंदर। तो एग्जाम हॉल की स्ट्रेटजी आपको बताना बहुत जरूरी है, खास तौर पर इंग्लिश को लेकर। 5 गोल्डन रूल्स आपने एग्जाम हॉल में फॉलो करने हैं। रूल नंबर 1 सबसे पहले ये है कि आपने इजी क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपका वक्त बच जाएगा। जो आपको आ रहा है उसको आपने सबसे पहले करना। रूल नंबर 2 ये है कि एक क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना, उसका जवाब नहीं मिल रहा, परेशान है क्या करूं, तो आपने उसको मार्क करना है और मूव ऑन करना है, ताकि आप बाद में आके उसको फिल कर सके। रूल नंबर 3 आपने क्या करना है, एलिमिनेशन स्ट्रेटजी को यूज करना है। क्रॉस उनको देखिए, आप कोई भी एमसीक्यू होता है उसमें स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि भाई पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा, चारों देखें, एक आपको लगता है ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, उसको निकाल दें, फिर 3 में से चूज करें, फिर 2 जब बचेंगे फिर क्या होगा, फिर एक और निकाल दें तो 2 बच जाएंगे, फिर आप तुक्का नहीं लगा रहे होंगे बल्कि आप प्रोबेबिलिटी को यूज कर रहे होंगे, आप अपने इंट्यूशन को यूज कर रहे होंगे, उसमें आपके करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। रूल नंबर 4 ये है कि जब तक आप अपना सारा टेस्ट कर लें तो 5 से 10 मिनट रिव्यू के लिए लाजमी रखें। ठीक है, अपने आंसर्स को देख लें सबमिट करने से पहले कि मेरे आंसर्स क्या हैं। और पांचवा ये है कि सारे ऑप्शंस को आपने केयरफुली पढ़ना है। मैंने अक्सर देखा है बच्चे पहला ऑप्शन देखते हैं कि हाँ ये भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, श्योर है ये, लेकिन एंड पे चौथे ऑप्शन पे उनको पता चल जाता है अच्छा इसमें तो आ रहा है अप्लाई ऑल, यानी सारे अप्लाई होते हैं, तो वो कहते हैं सारे अप्लाई से पहले मैंने पहले वाले पे क्लिक कर दिया। तो ये नहीं करना आपने, आपने सारे ऑप्शंस को पढ़ना है और फिर जाके बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो अब हम शुरू करते हैं प्रॉपर जो कोर्स का पार्ट्स ऑफ द स्पीच है हमारा। अगेन मैं बताऊंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन्स हैं, वर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स हैं, प्रोनाउंस हैं, प्रीपोजिशंस हैं, कंजंक्शंस हैं और इंटरजेक्शंस हैं। सबसे पहले नाउन। नाउन क्या चीज होती है? नाउन इंग्लिश में किसी भी नेम को, नेम्स अ पर्सन, प्लेस कोई जगह या कोई चीज, थिंग को कहते हैं। जैसे अली एक नेम है, ये नाउन है।
लाहौर एक नेम है, एक नाउन है। बुक एक नेम है, एक नाउन है। कार एक नेम है, एक नाउन है। स्कूल एक नेम है, एक नाउन है। ये आपके एग्जाम में कैसे आ सकते हैं? जैसे सेंटेंस दिया जा सकता है, अली जो है ना बुक पढ़ रहा है, अली इज रीडिंग अ बुक, तो वो पूछेंगे इसमें नाउन कौन है, आपने सिंपली कहना है जी अली है, ठीक है। ही इज गोइंग टू लाहौर, तो पूछेंगे नाउन कौन है, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा लाहौर यहाँ पे नाउन। तो ऐसे करके आपने ये नाउन की चीज को समझना है, इसके एमसीक्यूज आपके पेपर में आ सकते हैं। अब नाउन की किस्में होती हैं। सबसे पहला जो किस्म होता है वो कॉमन नाउन होता है, जर्नल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जांपल बॉय, सिटी, बुक, टेबल, कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? स्पेसिफिक नेम, ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, जैसे ए अली, ए से कैपिटल है, लाहौर है जैसे, कुरान है जैसे, पाकिस्तान है, तो ये भी आपके प्रॉपर नाउन है। अच्छा, मैंने जो एग्जांपल्स रखे हैं आपके लिए वो भी वही रखे हैं जो बार बार डिफरेंट एग्जाम जैसे एफआईए के होते हैं या पब्लिक सर्विस कमीशन पे होते हैं, वहां पे यही वर्ड्स आ रहे होते हैं। अब तीसरा जो हमारे पास नाउन की किस्म है वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा नाउन होता है? नेम्स एन आइडिया, फीलिंग और क्वालिटी, फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, लव, करेज, फ्रीडम। फिर नाउन में आते हैं कलेक्टिव नाउन, नेम्स अ ग्रुप ऑफ द पीपल और थिंग्स, जैसे टीम हो गया, आर्मी हो गया, क्लास हो गया, फ्लॉक हो गया। फिर आते हैं काउंटेबल नाउन्स, कैन बी काउंटेड, यानी उनका एक जो है ना एक प्लूरल फॉर्म है, एक जमा का जो है ना उनका एक सीगा हो, जैसे हम उर्दू में बोलते हैं, जैसे टीम है, जैसे जो है ना सॉरी, जैसे वन बुक, टू बुक्स, वन चेयर, थ्री चेयर, ऐसे करके भी हम उसको कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जो है ना काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम वन बुक, टू बुक कहते हैं, और इसी तरीके से अनकाउंटेबल नाउन्स उनको हम क्या कर सकते हैं? वाटर है, इंफॉर्मेशन है। उसके बाद जो हमारे पास अनकाउंटेबल होते हैं, जैसे इमोशंस हैं, इस तरह के नाउन्स के बाद हम आते हैं प्रोनाउंस के पास, जिसमें हम एक नाउन को रिप्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल ही, शी, दे, वी, इट, यू, इनको हम जो है ना प्रोनाउंस कहते हैं। बिल्कुल नाउन्स की तरह प्रोनाउंस की भी किस्में हैं। जैसे जो पहला प्रोनाउन का किस्म है वो है पर्सनल, रेफर्स टू द स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। फॉर एग्जांपल आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये हैं पर्सनल टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। उसके बाद क्या है? पोजेसिव टाइप ऑफ प्रोनाउंस होते हैं, शोज द ओनरशिप, जैसे माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स। इसी तरीके से हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस उनको कहते हैं रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट को जो रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। फिर हमारे पास चौथे नंबर पे आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, पॉइंट्स टू स्पेसिफिक थिंग्स, फॉर एग्जांपल दिस, दैट, दीज, दोज। उसके बाद हमारे पास आते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, कनेक्ट करते हैं क्लॉजेस को एंड रेफर्स टू अ नाउन, फॉर एग्जांपल हु, होम, हुज, व्हिच, दैट। ऐसे ही हमारे पास इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं हु, व्हाट, व्हिच, होम। तो एक तरीके से आपके पास सारे प्रोनाउंस की जो है ना किसमें आ गए कि पर्सनल कौन से होते हैं, पोजेसिव कौन से होते हैं, रिफ्लेक्सिव कौन से होते हैं, डेमोंस्ट्रेटिव कौन से होते हैं, रिलेटिव कौन से होते हैं, इंटरोगेटिव कैसे कौन से हो सकते हैं। इवन अगर आपकी लेक्चर का टेस्ट दे रहे हैं तो भी चांसेस आर कि आप ग्रामर के एस्पेक्ट्स को इंशाल्लाह ताला क्लियर कर जाएंगे। अगर आपको यहीं से कोई पर्सन अगर आ जाए इनमें से, ये इफ, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे में पर्सनल प्रोनाउन कौन सा है, किसी भी क्वेश्चन में आ जाए तो आप इजीली बता सकते हैं, क्योंकि आपने एग्जांपल में सारे देखे हैं, ऐसे पोजेसिव के, ऐसे रिफ्लेक्सिव के, ऐसे डेमोंस्ट्रेटिव के, ऐसे रिलेटिव के, ऐसे ही इंटरोगेटिव के। उसके बाद हम मूव करते हैं वर्ब की तरफ। वर्ब क्या करता है? ये कोई एक्शन दिखाता है या कोई स्टेट दिखाता है। जैसे यहाँ पे मैं मार्कर निकाल लेता हूं कि ये शोज एन एक्शन और स्टेट, ये होता है वर्ब। एग्जांपल क्या है? जैसे रन, ईट, स्टडी, ठीक है ना, और प्ले। इस तरह के जो हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं इनको हम वर्ब कह सकते हैं। तो वर्ब की भी किस्में होती हैं। सबसे पहला वर्ब हमारा होता है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या करता है? नीड्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग। जैसे कि शी रीड्स अ बुक, जब हम कहते हैं जी रीड्स व्हाट, अ बुक, यानी वो क्या करता है? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को का बताता है मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। इसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जिनके लिए हमें डज नॉट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ही स्लीप्स, द बेबी क्राइड, तो हमें जो है ना एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की इनमें जरूरत नहीं होता।
इसके अलावा ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होते हैं, जैसे हेल्प्स द मेन वर्ब फ्रॉम द टेंस और वी कैन से फ्रॉम द मूड, जैसे इज, एम, और, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डिड। ये जो है ना ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स इनको हम कह सकते हैं। मॉडल वर्ब हमारे पास होते हैं शोज द एबिलिटी, परमिशन एंड ऑब्लिगेशन, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट। ऐसे ही हमारे पास लिंकिंग वर्ब होते हैं जो कनेक्ट करते हैं सब्जेक्ट्स को टू अ डिस्क्रिप्शन। एक्शन यहां पे नहीं होता, नो एक्शन, दे कनेक्ट द सब्जेक्ट टू द डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जांपल, ही इज हैप्पी, शी सीम्स टायर्ड, इट लुक्स गुड। तो आपको अब वर्ब के डिफरेंट किस्म समझ आ गई कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, मॉडल वर्ब क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं। आगे हम जाएंगे एडजेक्टिव्स की तरफ। ये एडजेक्टिव्स का जो बेसिक काम होता है वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी नाउन क्या हो सकता है, बिग हो सकता है, फास्ट, ब्यूटीफुल, टॉल, स्मॉल। यानी एडजेक्टिव का ही काम है कि वो नाउन को डिस्क्राइब करे। नेक्स्ट हम टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स देखते हैं। बिल्कुल जैसे हमने वर्ब्स की टाइप्स देखे, बिल्कुल जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस के देखे हैं, अब एडजेक्टिव्स में क्या होता है, सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स होते हैं। वो क्या करते हैं, क्वालिटी और स्टेट ऑफ अ नाउन बताते हैं। फॉर एग्जांपल, ब्यूटीफुल गर्ल, टॉल बिल्डिंग और रेड कार। ऐसे ही हमारे पास क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमें हाउ मच या हाउ मनी का बताते हैं। जैसे गिव मी सम वाटर, इसमें जो सम वाटर है वो क्या कर रहा है, सम क्वांटिटी के साथ लग रहा है, तो क्या है, सम वाटर हमारे पास क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में आ जाता है। मैनी बुक्स, फ्यू पीपल, एनफ फूड। ऐसे ही डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, पॉइंट्स आउट व्हिच नाउन, फॉर एग्जांपल दिस बुक, दैट कार, दीज पेन्स, दोज स्टूडेंट्स। पोजेसिव हमारे पास एडजेक्टिव्स आ जाते हैं, शोज ओनरशिप बिफोर अ नाउन। फॉर एग्जांपल, माय बैग, माय, योर हाउस, माय हाउस, दिस, हिज स्पून, देयर स्कूल। ऐसे ही तरीके से इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं जहां पे हम क्वेश्चंस करते हैं अबाउट नाउन्स, जैसे व्हिच बुक्स, व्हाट कलर, हुज पेन। तो हमें एडजेक्टिव्स का पता चल गया कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, डिस्क्राइब करते हैं किसी भी नाउन को। और फिर हमने उसके फर्दर टाइप्स भी पढ़ लिए कि वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, क्वांटिटेटिव होते हैं, डेमोंस्ट्रेटिव होते हैं, पोजेसिव होते हैं या इंटरोगेटिव होते हैं। ऐसे ही करके हमने नेक्स्ट एडवर्ब को समझना है। एडवर्ब का जो बेसिक काम है वो है डिस्क्राइब अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब देखिए इसका काम क्या है, जैसे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कोई भी काम हो, कुछ भी हो, वो क्या हो रहा हो, क्विकली हो रहा हो, स्लोली हो रहा हो, वेरी, ऑलवेज, ऑफन। ये एग्जांपल्स हैं एडवर्ब के। डिटेल में समझते हैं, इसके टाइप्स होते हैं। सबसे पहला एडवर्ब का टाइप होता है मैनर, टेल्स हाउ एन एक्शन इज डन। फॉर एग्जांपल, क्विकली, स्लोली, केयरफुली, लाउडली, सॉफ्टली। ऐसे ही एडवर्ब्स का प्लेस में, जैसे दूसरा जो टाइप है वो प्लेस का है, वो करता है tells where an action happens. For example, here, there, everywhere, outside, upstairs. ऐसे ही adverbs time बताते हैं, tells when an action happens. For example, now, yesterday, soon, already, recently. ऐसी frequency बताते हैं adverbs, जैसे कि tells how often an action is happens, जैसे कि हम कह सकते हैं always, never, often, sometimes, rarely. ऐसी ही degree जो है ना, एक किस्म है adverb की जो बताती है tells to what extent, जैसे हम देख सकते हैं यहां पे very, to, quite, almost, extremely और enough। preposition, ये हमारा अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसको हम डिटेल से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, टाइप्स कर रहे हैं अलॉन्ग विद एग्जांपल्स, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग हो सके, हम हर टाइप के एमसीक्यूज को आंसर कर सकें। तो जो preposition है वो क्या करता है, शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स, जैसे इन, ऑन, एट, अंडर, टू, फ्रॉम, विद। ये prepositions है हमारे पास। तो टाइप ऑफ prepositions क्या होते हैं हमारे पास, टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, मूवमेंट और एजेंट एंड इंस्ट्रूमेंट। टाइम प्रपोजिशन में कैसे इस्तेमाल होता है, ये बताता है कि shows when something happens, for example 5 o'clock in January, on Monday, during the exams। ऐसी प्लेस में show where something happens, for example at homes, in the room, on the table, under the bridge। डायरेक्शन या मूवमेंट में जो प्रपोजिशन की किस्म होती है वो बताती है कि shows where something is going, for example to school, into the room, towards the park, from Lahore। एजेंट या इंस्ट्रूमेंट ये बताते हैं shows by whom or with what, जैसे कि हम कह सकते हैं by the teacher, with a pen, through hard work। so हमने नेक्स्ट जो चीज पार्ट ऑफ स्पीच में समझनी है वो है कंजंक्शन। उसका काम ये है कि ज्वाइन द वर्ड्स और क्लॉजेस, जैसे एग्जांपल्स उसमें आते हैं एंड, बट, बिकॉज, सो, येट। तो हमने टाइप्स ऑफ कंजंक्शन समझने हैं,
टाइप्स ऑफ कंजंक्शन बेसिकली चार होते हैं, सॉरी तीन होते हैं। पहला कोऑर्डिनेटिंग होता है, जो ज्वाइन करता है इक्वल पार्ट्स को, जैसे फाइंड बॉयज, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। तो इसका काम है कोऑर्डिनेशन कंजंक्शंस में। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी होते हैं, ज्वाइंस डिपेंडेंट क्लॉज टू अ मेन क्लॉज, फॉर एग्जांपल बिकॉज, ऑल्दो, इफ, व्हेन, व्हाइल, अनलेस एंड अनटिल। ऐसे ही कोरिलेटिव हमारे पास कंजंक्शंस होते हैं जिनका काम है वर्क इन पेयर्स टू ज्वाइन इक्वल एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल आइदर और, नाइदर, नॉर, बोथ, एंड, नॉट ओनली, बट आल्सो। तो ये एग्जांपल्स हैं कंजंक्शंस के। ऐसे ही हमारे पास इंटरजंक्शंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, सरप्राइज को, जैसे वाओ, ओह, आउच, हुरे, और ये यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो कि यूज होती हैं। Interjections are usually followed by exclamation marks or comma, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जहाँ पे भी आपसे किसी भी क्वेश्चन में एमसीक्यूज में इंटरजेक्शन का पूछा गया, जब आपको पता चल गया है कि इनकी ये किस्में हैं और उनके आगे मोस्ट यूजुअली जो है ना एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। बिल्कुल ये वाला जो मार्क है मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। वैसे तो मोस्ट ऑफ द लोगों को जो है ना आइडिया होता है कि कौन सा होता है, ये वाला जो मार्क है इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में मूव करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इन एक्शन। अब हम इनको एक्शन में देखते हैं। एक सेंटेंस में बोलता हूं तो एक एक चीज को हम समझेंगे। जैसे एक सेंटेंस है, अली रन्स क्विकली टू द पार्क। अब अगर आप सुन रहे हैं, आप नीचे वाले पार्ट को मत देखें, आप खुद से एक एक लफ्ज का मतलब निकालें। पार्ट ऑफ स्पीच में आपको पता चल गया होगा कि जो अली है वो क्या है, नाउन है। रन्स एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वर्ब है। क्विकली एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, एडवर्ब है। टू प्रपोजिशन, दी पार्क, दी जो है ना हमारा आर्टिकल है, यानी स्पेसिफिक आर्टिकल है और डेफिनेट आर्टिकल है, और उसके बाद पार्क, पार्क हमारा नाउन है। तो अब ये देखना एक सेंटेंस में, अब पार्ट ऑफ स्पीच समझने के बाद आप एक एक लफ्ज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस सेक्शन के बाद जब भी पार्ट ऑफ स्पीच का कहीं से भी आपको पूछा जाएगा तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला आप पूरे नंबर लेंगे। दूसरा हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, शी एंड ही आर वेरी हैप्पी टुगेदर। सो शी क्या है, डेफिनेटली प्रोनाउन है, आपको पता है। एंड क्या है, कंजंक्शन है हमारा। ही क्या है, प्रोनाउन है। और वर्ब और वेरी एडवर्ब है। हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है। और टुगेदर एडवर्ब है। तो एक एक डेफिनेशन हमें पार्ट ऑफ स्पीच से पता चल रही है। तो ये मैं एमसीक्यूज में आपसे बाद में पूछूंगा, यहाँ पे मैंने क्लियरली चीजें लिख दी हैं। तो एक और चीज है, द ब्यूटीफुल बर्ड सिंग्स स्वीटली ऑन द टॉल ट्री। द ब्यूटीफुल बर्ड सिंग्स स्वीटली ऑन द टॉल ट्री। अब इसमें द ब्यूटीफुल, दी आर्टिकल है ऑब्वियसली, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, बर्ड नाउन है, सिंग्स वर्ब है, स्वीटली एडवर्ब है, ऑन प्रपोजिशन है, दी आर्टिकल है, टॉल एडजेक्टिव है, ट्री नाउन है। तो अब आपको पार्ट ऑफ स्पीच डेफिनेटली क्लियर हो गए होंगे विद ऑल द एग्जांपल। सेंटेंसेस में हमने देखा पार्ट ऑफ स्पीच कैसे होते हैं, इंडिविजुअली हमने पार्ट ऑफ स्पीचेस देखे हैं, फिर हमने टाइप्स ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीचेस को भी एक्सप्लेन कर लिया है। अब हम कुछ एमसीक्यूज को देखते हैं और मैं आप पे रिलाई करूंगा कि आप उनका सही से जवाब दें। तो अब हम जहां देखते हैं, ये एक सेंटेंस है, अली इज प्लेइंग क्रिकेट, आइडेंटिफाई द नाउन। ये एमसीक्यू आपको बहुत सिंपल है, सबको पता है। अब इसमें नाउन कौन है, डेफिनेटली इसमें नाउन अली है। सेकंड एमसीक्यू देखते हैं, शी डांसेस ब्यूटीफुली, विच वर्ड इज एडवर्ब। इनमें से एडवर्ब कौन सा है, शी है, डांसेस है, या ब्यूटीफुली है। तो हमने देखना है कि जो ब्यूटीफुली है वो एडवर्ब है, क्योंकि ब्यूटीफुली डिस्क्राइब हाउ शी डांसेस, और एडवर्ब क्या करता है, मॉडिफाई करता है वर्ब को, क्योंकि ब्यूटीफुली मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को। अगला हम देखते हैं एमसीक्यू, ही सिट्स अंडर द ट्री, आइडेंटिफाई द प्रपोजिशन। सिट्स, दी और अंडर, इनमें से कौन सा प्रपोजिशन है, सोचे। डेफिनेटली अंडर, क्योंकि अंडर शोज द रिलेशनशिप बिटवीन सिटिंग एंड द ट्री। ऐसे ही करके हम अगला देखते हैं, वी आर रेडी, विच वर्ड इज प्रोनाउन, वी आर रेडी, इनमें से कौन सा है,
तो डेफिनेटली प्रोनाउन क्या है, वी है, क्योंकि वी रिप्लेसेस द नेम्स ऑफ द पीपल बीइंग रेफर्ड टू। ऐसे MCQ 5 अली एंड अहमद आर फ्रेंड्स, इसमें कंजंक्शन कौन सा है, आर, फ्रेंड्स, एंड। अगर आपने पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से समझा है तो डेफिनेटली एंड, बिकॉज एंड ही क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है दो नाउन्स को, अली और अहमद को इकट्ठे। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है कि द कमेटी हैज अनाउंस्ड इट्स डिसीजन, व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज कमेटी। अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, या कॉमन नाउन है। याद रखें हमने टाइप्स ऑफ नाउन पढ़े थे और ये डेफिनेटली हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। कमेटी क्या है, कमेटी एक कलेक्टिव नाउन है, इट नेम्स अ ग्रुप ऑफ पीपल एक्टिंग एज वन यूनिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज ऑनेस्टी। प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बिल्कुल सही समझे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों, क्योंकि ऑनेस्टी नेम्स अ क्वालिटी आइडिया दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, इट इज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला हम MCQ देखते हैं, शी हर्ट हरसेल्फ व्हाइल कुकिंग, व्हिच टाइप ऑफ प्रोनाउन इज हरसेल्फ। पर्सनल है, रिफ्लेक्सिव है, पोजेसिव नाउन है। आपने नाउन की टाइप्स पढ़ी तो डेफिनेटली ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हरसेल्फ रेफर्ड बैक टू द सब्जेक्ट, शी इज रेफरिंग बैक टू द सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो होते हैं एंड इन सेल्फ एंड सेल्व्स में आते हैं। तो ऐसे अगला MCQ आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, द मैन हु हेल्प्ड अस वाज काइंड, व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज हु। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, क्या समझ आता है। तो दिस इज द रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि हम कह रहे हैं हु कनेक्ट्स द क्लॉज हेल्प्ड अस टू द मैन, इट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूसिंग अ रिलेटिव क्लॉज। ऐसे ही आगे करके, इन शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्रीक्वेंटली आइडेंटिफाइज द मेडल वर्ब। आप आइडेंटिफाई कौन सा जो है ना आपको लगता है मेडल वर्ब है, स्पीक, कैन, फ्लुएंटली। शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। डेफिनेटली कैन जो है ना वो वर्ब है, कैन इज मॉडल वर्ब शोइंग द एबिलिटी। मॉडल वर्ब्स जो है ना ऑलवेज कम बिफोर द बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। ऐसे ही अगला MCQ हम देखते हैं, द फूड टेस्ट डिलीशियस, व्हाट टाइप ऑफ वर्ड इज टेस्ट। कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। द फूड टेस्ट डिलीशियस, डेफिनेटली लिंकिंग वर्ब है। टेस्ट लिंक्स द सब्जेक्ट फूड टू द डिस्क्रिप्शन डिलीशियस, नो एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट। अगला देखें, ही स्पीक्स वेरी फ्लुएंटली ड्यूरिंग इंटरव्यूज, व्हाट टाइप ऑफ एडवर्ब इज वेरी। एडवर्ब ऑफ मैनर्स है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो डेफिनेटली ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, क्योंकि वेरी टेल्स टू व्हाट एक्सटेंट ही स्पीक्स फ्लुएंटली, इट मॉडिफाइज अनदर एडवर्ब मेकिंग इट एन एडवर्ब ऑफ डिग्री। अच्छा, MCQ हमारे पास नेक्स्ट है कि ऑल्दो ही स्टडीड हार्ड ही फेल्ड द टेस्ट, व्हाट टाइप ऑफ कंजंक्शन इज ऑल्दो। क्या कोऑर्डिनेटिंग है, क्या कोरिलेटिव है, क्या सब ऑर्डिनेटिंग है। तो आंसर ये है कि सब ऑर्डिनेटिंग है, क्योंकि ऑल्दो ज्वाइंस आर डिपेंडेंट क्लॉज टू द मेन क्लॉज। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन शो अ रिलेशनशिप बिटवीन अनइक्वल क्लॉजेस। अगला MCQ समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप सही से आंसर देते हैं तो आपको पार्ट ऑफ द स्पीच समझ आ गई, तो आप फिर से दोबारा से सुन के पता कर लें, देख लें कि क्या आपको पार्ट्स ऑफ द स्पीच समझ आए हैं या नहीं आए, क्योंकि ये अगर जब तक आपको समझ नहीं आते, हर दफा आपके कंपेटिटिव एग्जाम में आते जाएंगे और आप ये वाले नंबर खोते रहेंगे। In not only did she win the race, but also broke the record. Identify the type of conjunction used. अब इसमें कोऑर्डिनेटिंग है, कोरिलेटिव है, सबऑर्डिनेटिंग है। क्या लगता है आपको? अगर आपने सही से पढ़ा है तो डेफिनेटली ये कोरिलेटिव है, क्योंकि नॉट ओनली बट आल्सो इज अ कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर। दे ऑलवेज वर्क टुगेदर टू ज्वाइन इक्वल ग्रामेटिकल एलिमेंट्स। ऐसे ही नेक्स्ट में हम देखते हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट मस्ट सबमिट देयर ओन असाइनमेंट, आइडेंटिफाई द पोजेसिव एडजेक्टिव। ईच देयर ओन कौन सा है? अगर आपने सही से पढ़ा हो तो डेफिनेटली देयर इज पोजेसिव एडजेक्टिव
it shows ownership and comes before the noun assignment. अच्छा, अब हमारा जो दूसरा पार्ट है, पार्ट्स ऑफ द स्पीच के बाद सेंटेंस को समझना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना है। ये मैंने आपको कहा ना कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, और सेंटेंसेस बैकबोन ऑफ द इंग्लिश। सेंटेंसेस आर बैकबोन ऑफ द इंग्लिश एंड दीज आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? अब मुझे पता है कि आपको पार्ट्स ऑफ द स्पीच पता है, आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब सारी चीजें पता है। तो सिंपल सेंटेंस तीन चीजों को जोड़ता है, सब्जेक्ट को प्लस वर्ब को प्लस ऑब्जेक्ट को। अब इसमें होता क्या है, इसमें बहुत सिंपल तरीके से मैंने लिखा है कि वन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद अ कंप्लीट थॉट। जैसे एग्जांपल यहां पे है, शी रीड्स अ बुक। ये एक सेंटेंस है, इसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट हमारा काम है कंपाउंड सेंटेंस को समझना। इसमें क्या होता है, इसमें एक क्लॉज प्लस कंजंक्शन प्लस क्लॉज, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं और ज्वाइंड बाय अ कंजंक्शन। जैसे कि शी रीड्स एंड ही राइट्स, ये बीच में कंजंक्शन आ गया, ठीक है। ये क्लॉज है शी रीड्स और फिर ही राइट्स, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है, शी रीड्स इंडिपेंडेंट है और ही राइट्स इंडिपेंडेंट है, और इनको एक कंजंक्शन ज्वाइंट करवाया। तो ये क्या है, इस सेंटेंस को बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं जहां पे एक मेन क्लॉज होता है प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो जैसे वन मेन क्लॉज प्लस वन डिपेंडेंट क्लॉज, आई नो दैट ही इज कमिंग, आई नो दैट ही इज कमिंग। मेन क्लॉज है पहले आई नो, उसके बाद एक सबऑर्डिनेट को जो है ना, सबऑर्डिनेट क्लॉज है दैट ही इज कमिंग। तो एक तरीके से वो दूसरा जो है ना दैट ही इज कमिंग, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज उसमें ऐड हो जाता है और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। तो जो कॉमन मिस्टेक्स हैं हमारे यहाँ बच्चे करते हैं, सबसे बहुत फाउंडेशनल लेवल की है, जैसे ही गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, क्योंकि हमें पता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नीड्स एस ई एस। सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट एक बहुत मतलब एक हमारा एक पार्ट है जिसको हमने समझना है। कॉमन मिस्टेक टू, शी रीडिंग बुक, शी इज रीडिंग अ बुक, अ बुक, ठीक है। तो मिसिंग ऑक्सिलरी वर्ब एंड आर्टिकल, कंटीन्यूअस टेंस नीड इज, एम, आर प्लस वर्ब एंड आईएनजी। ऐसे करके मिस्टेक थ्री, जो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली राइटिंग करते हैं, ऐसे वगैरह लिखते हैं, ऑलवेज ही गोज टू स्कूल, ही ऑलवेज गोज टू स्कूल। करेक्ट वर्ड ऑर्डर, एडवर्ब्स गो बिफोर द मेन वर्ब। कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं, आई डिड नॉट went there, I did not go there, because base form after did not always use verb का जो पहला फॉर्मेट है V1, go, not went, ठीक है। कॉमन मिस्टेक, he is more better, he is better, no double comparative, better already means more good। कॉमन मिस्टेक से स्टूडेंट जो देखते हैं, where you are going, इसमें आएगा where are you going। अब इसमें है क्या, इन्वर्जन इन क्वेश्चन, ऑक्सिलरी वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। कुछ एमसीक्यूज देखते हैं ताकि आपको इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर की भी समझ आ जाए। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यू गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ही गोइंग टू स्कूल। हमें पता है, हमने अभी देखा था कि लोग मिस्टेक करते हैं, तो हमने मिस्टेक नहीं करना। ही गोज टू स्कूल, द थर्ड पर्सन सिंगुलर रिक्वायर गोज प्लस preposition to before the noun, he goes to school, ठीक है। इस चीज पे आपने फोकस करना है। ऐसे एक और एमसीक्यूज देखते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इनमें से करेक्ट कौन सा है, आई डिड नॉट वेंट देयर, आई डिड नॉट गो देयर, आई डिड नॉट गॉन देयर, कौन सा लगेगा? अगर हमने कहा कि बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो आपको याद है, तो आप कहेंगे आई डिड नॉट गो देयर, क्योंकि आफ्टर डिड नॉट ऑलवेज यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब गो, नॉट वेंट और गॉन, ठीक है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, शी कैन सिंग्स वेल, शी कैन सिंग वेल, शी कैन sang वेल। तो करेक्ट फॉर्म क्या होगा, शी कैन सिंग वेल, बिकॉज आफ्टर मॉडल वर्ब can, will, should always use the base form।
एक और सेंटेंस देखते हैं, इसको हमने करेक्ट करना है। ही इज मोर बेटर देन मी, ही इज बेटर देन मी, ही इज मोस्ट बेटर देन मी। हमने कहा था कि बेटर इज ऑलरेडी कंपैरेटिव, एडिंग मोर क्रिएट्स अ डबल कंपैरेटिव एरर। तो हमने सिर्फ सिंपली कहना है कि ही इज बेटर देन मी। ऐसे ही चूज द करेक्ट सेंटेंस, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, वेयर गोइंग यू आर। ठीक है, इसमें जो करेक्ट है हमारे पास वो है वेयर आर यू गोइंग। इन क्वेश्चन द ऑक्सिलरी वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। आर्टिकल 3 हमने समझना है इस वाले क्रैश कोर्स में। वो आर्टिकल है ए, एन और दी है। द साउंड रूल, ट्रिकी एक्सेप्ट, ट्रिकी एग्जाम्पशंस में होती हैं एग्जाम विनिंग स्ट्रेटजीज के लिए। आर्टिकल को आपने लाजमी पढ़ना है। तो आर्टिकल में सबसे पहली चीज है ऑफ डेफिनेटली इनडेफिनेट आर्टिकल बिफोर। जो है ना, कोई भी आपने साउंड करना हो, कंसोनेंट साउंड, अ बॉय, अ कार, अ यूनिवर्सिटी, यूरोपियन जैसे हम बोलते हैं, वाई साउंड से बोलते हैं यूनिवर्सिटी को। इस तरीके से वन आइड मैन, डब्ल्यू साउंड से हम इसको पुकारते हैं। तो जो एन है वो कैसे होता है, बिफोर वॉवल साउंड हम इसको बोलते हैं। एन एप्पल, एन आर मैन। ठीक है, ऑब्वियसली ऑनेस्ट में जो है ना ऐसे करके एन एम बी ए, एम बी ए को ना थोड़ा सा ई एम करके साउंड करते हैं। सो क्योंकि यहाँ पे हम ज्यादातर एफ आई ए में या पब्लिक सर्विस कमीशन में साउंड पे हमारा फोकस नहीं था, लेकिन जहां पे वॉवल्स होंगे उसके पहले हमने ये सिर्फ इतना समझना है कि आर्टिकल हमने एन लगाना है। ठीक है, तो दी हमने स्पेसिफिक के पास लगाना है जहां पे डेफिनेट आर्टिकल हो। द सन, द कुरान, द नील, द हिमालयाज, द अर्थ। Sound matters, not the first letter. University starts with U but sounds like Y. Use A. ठीक है, honest starts with H but H is silent. Use an. He is a man, an honest man. He is, अब ये हम A लगाएंगे, एन लगाएंगे, दी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अभी एग्जांपल्स में भी हमने इसको मेंशन किया। तो डेफिनेटली हम honest man, vowel sound आ रहा है हमारे पास। honest has a silent H, so it begins with the vowel sound. Use an. He is a university student and या the university student। तो क्या आएगा, डेफिनेटली ओ आएगा। यूनिवर्सिटी स्टार्ट्स विद द वाई साउंड, ठीक है, नॉट अ वॉवल साउंड। यूज आ। ऐसे ही हमने कुरान इज अ होली बुक, डेफिनेटली दी कुरान इज अ होली बुक, क्योंकि ये हमारे पास कुरान इज अ स्पेसिफिक यूनिक होली बुक एंड यूज डेफिनेट आर्टिकल दी कुरान। ऐसे शी इज a, she is an European, she is the European, she is a European, क्योंकि start with Y, not with the sound, vowel के sound से नहीं आ रहा। He is an MBA or the MBA, he is an MBA, MBA is pronounced EMBA, starts with vowel and sound in EM। जो हमारा अब नेक्स्ट पार्ट है वो है टेंसेस का। टेंसेस में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर लगाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक है हमारे पास। प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हम लगाते हैं V1, जैसे ही प्लेज क्रिकेट, फॉर रेगुलर हैबिट एंड फैक्ट्स। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर में इज, एम और प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। जैसे एग्जांपल, ही इज रीडिंग अ बुक। फॉर एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ, ये हम वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, जहां पे स्ट्रक्चर ये होता है कि हैज, हैव प्लस वर्ब का हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। फॉर एक्शंस कंप्लीटेड विद द प्रेजेंट रेलेवेंस, प्रेजेंट परफेक्ट उनको बोलते हैं जहां पे एक्शंस कंप्लीटेड विद द प्रेजेंट रेलेवेंस। पास्ट सिंपल, जैसे हमारे पास प्रेजेंट सिंपल था, सब्जेक्ट प्लस वर्ड का पहला फॉर्म था, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस फॉर्म का दूसरा फॉर्म। ही वेंट होम, फॉर कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। पास्ट सिंपल होता है कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है कि स्ट्रक्चर प्लस, ऑब्वियसली उसमें स्ट्रक्चर यही होगा कि वाज आएगा, वर आएगा, प्लस जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कहा था कि वर्ब के साथ
ing लगेगा, यहां पे भी she was studying for ongoing action in the past. पास्ट परफेक्ट क्या होता है? had plus verb 3 इसका स्ट्रक्चर है. he had left before I came for actions completed before another past action. फ्यूचर सिंपल क्या होता है? will plus verb की पहली फॉर्म I will go tomorrow for actions that will happen in the future. ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है कि स्ट्रक्चर will have plus verb का थर्ड फॉर्म ऑब्वियसली एग्जांपल I will have completed by then. तो for actions that will be completed before a future time. टेंस एरर लोग करते हैं. he go to school daily, डेफिनेटली इसको हमने पहले भी देखा. he goes to school daily, add es for the third person singular in present simple. तो जो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं सेंटेंस को समझेंगे या हम हर एक जैसे एडवांस करते जा रहे हैं अपने इस इंग्लिश के सब्जेक्ट को, तो हमने रूल्स को अपने पास रखना है, साथ रखना है, उनको सीखते जाना है. तो ये एक टेंस एरर होता है. कंटिन्यूअस टेंस नीड्स VING for not base form. ऐसे ही I have did my work, I have done my work आ जाएगा. Perfect tense need past participle V3 not the simple past V2. Tense error he was went home, no he went home. ठीक है. Past simple uses V2 alone, not auxiliary was. ऐसे ही टेंस एरर करते हैं. I had finished the task, I have finished the task, it takes have not has. So he slashed to the school. डेफिनेटली हमने 3 दफा कहा है, अब तक आपको याद हो गया होगा. he goes to the school. she dash a book right now, reads is reading or read. अगर आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर सही समझा हो तो इज रीडिंग डेफिनेटली आपने चूज किया होगा. राइट नाउ सिग्नल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है. इस तरीके से he dash home yesterday, goes went has gone. he went obviously yesterday सिग्नल करता है पास्ट सिंपल टेंस और वर्ब का ऑब्वियसली हम सेकंड फॉर्म V2 फॉर्म went यूज करेंगे. ऐसे ही by next year I dash my degree, I will complete, I will have completed, I complete, I will have completed. by next year है. ठीक है. by next year signals future perfect. will have plus verb का थर्ड फॉर्म. When I reached, he dash already left. He has left, had left, have left. When I reached, he had left. क्योंकि क्या है? Past perfect. Had plus verb 3 is used for an action completed before another past action, जैसे हमने explain किया था. अच्छा, पांचवा हमारा हिस्सा है जहां पे हम देखते हैं subject verb agreement. Make your subject and verb match, the key to error free English. दो सब्जेक्ट वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब. जैसे ऐड SES टू द वर्ब फॉर ही और शी इट. ही गोज टू स्कूल. ठीक है. प्लूरल सब्जेक्ट जैसे जहां पर होते हैं तो प्लूरल वर्ब लगता है. दे गो टू स्कूल. ठीक है. ईच, एवरीवन सिंगुलर. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर ऑलवेज सिंगुलर. ईच स्टूडेंट has a book. ऐसे ही अनकाउंटेबल नाउन्स सिंगुलर होते हैं जैसे न्यूज, एडवाइस, फर्नीचर और सिंगुलर. इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, इंफॉर्मेशन इज करेक्ट. ठीक है. ऐसे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, यूजुअली सिंगुलर होते हैं. ट्रीट्स एज वन यूनिट अनलेस मेंबर एक्टिंग इंडिविजुअली. द टीम इज विनिंग. ठीक है. तो टीम के साथ आपने आर नहीं लगाना. इस तरह की आपको एमसीक्यूज दिए जाते हैं जहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं. इस वजह से मैंने आपको डिफरेंट नाउन्स की टाइप्स जो है ना क्लियर की थी. Along with the as well as, verb agrees with the first subject, not the phrase after the comma. Ali along with his friends is coming. Either or neither nor verb agrees with the nearest subject. जैसे either Ali or his friend are coming. A number of versus the number of. A number of क्या है? Plural है. The number of singular है. A number of students are present. The number of students is high. A number of students, the number of students. ऐसी तरीके से bread and butter, one idea, when two nouns form one concept, use singular verb. जैसे bread and butter is my breakfast. The police, the people. Some collective nouns are always plural. जैसे the police are coming. Each student have, has
or having, definitely has. Each is a distributive pronoun, always takes a singular verb. The team has winning the match, or is were. अभी हमने कहा कि टीम क्या है, is. Team is a collective noun acting as one unit, singular verb लगेगा. A number of students is or was. A number of students are. क्यों? A number of is used a plural expression that takes plural verb. The news dash were shocking. The news are is were. The news is shocking. News क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसकी वजह से always takes a singular verb. Ali along with his friends dash coming. Ali along with his friend or is were. Definitely is, क्योंकि with क्या हुआ है, with along with the verb agrees with the first subject Ali, ठीक है, जो कि सिंगुलर है. फाइनल टिप्स फॉर सक्सेस आपके लिए. अभी तक आपने आई होप बहुत कुछ सीख लिया होगा. इसको हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहते. हालांकि इंग्लिश मेरा मेन सब्जेक्ट नहीं है, बट फिर मैंने अपनी बिजनेस से हेल्प लिया, एक्सपर्ट से हेल्प लिया, और मैंने कोशिश की है कि हम जो बेसिक्स हैं उनको अच्छे से हैंडल करें, अच्छे से आपके पास एक फुल प्रेजेंट हो, मेन फोकस मेरे फेस पे ना हो, कंटेंट पे हो, आप फुल स्क्रीन करके उसको देख सकते हैं. Final tips for success, 6 steps that will change your preparation. Understand, do not memorize. ठीक है, मेरा पूरा फोकस आपने ये देखा होगा कि अंडरस्टैंड पे रहा है, ताकि आप चीजों को समझें. फोकस ऑन व्हाई अ रूल वर्क्स, नॉट जस्ट व्हाट द रूल इज. दूसरा, प्रैक्टिस फ्यू क्वेश्चंस डेली. कोई भी बुक ले लें, कंसिस्टेंसी बीट्स द क्रैमिंग. 10 MCQs a day is enough. ऐसे ही रिव्यू योर मिस्टेक्स इमीडिएटली जब आप तैयारी कर रहे हो. मिस्टेक्स आर योर बेस्ट टीचर्स. Analyze each wrong answer. Build vocabulary gradually. Obviously, learn 5 new words daily with their synonyms and antonyms. Stimulate exam conditions. Practice with time to build speed and reduce exam anxiety. Do not fear English. हाँ, ये डरना नहीं है आपने. Definitely synonym ऐसी चीजें हैं जो कि आपके, मेरा एक जो डिटेल इंग्लिश का कोर्स है उसमें कवर होते हैं. ऐसे करके उसमें भी कुछ एक प्रैक्टिस सेशन मैं पहले सारी बेसिक्स को रिव्यू करूंगा. ये एक घंटे का जनरल नॉलेज का, 1 घंटे का इंग्लिश का, ऐसे करके वीडियोस बनानी है. उसके बाद हम जो है ना दूसरी साइड पे जाएंगे कि मच मोर डिटेल्ड कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ जाना है हमने. तो अब सेंटेंस फंक्शनल टाइप्स. सेंटेंसेस आर क्लासिफाइड बाय देयर पर्पस. डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंपेरेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं. जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो बेसिकली स्टेटमेंट्स होते हैं, ये आपको याद रखने की जरूरत होती है. इंटरोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं, इंपेरेटिव कमांड होता है, एक्सप्लेनेटरी इमोशंस होते हैं. थोड़ा सा डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं. मेक्स अ स्टेटमेंट एंड्स विद पीरियड दैट गिव्स इंफॉर्मेशन और स्टेट्स अ फैक्ट. मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ द सेंटेंस. शी स्टडीज एवरी डे. पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री. इसके बाद आप, क्योंकि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो पीरियड के साथ एंड करेंगे. इंटरोगेटिव सेंटेंस जहां पे क्वेश्चन पूछता है तो आखिर में क्वेश्चंस डालेंगे. Used to seek information or confirmation starts with the helping verb or with WH word. Where do you live? Is she coming to the party? Obviously question mark इसमें डालेंगे. Imperative sentence में हम क्या करेंगे? Subject you is always implied, can be polite or forceful, gives a command or request. Open the door, please sit. ठीक है, ऐसे explanatory sentence होते हैं. Express strong emotion, ends with exclamation marks. जैसे show surprise, joy, anger, excitement often starts with what or how. What a beautiful day, how wonderful this is. ठीक है, तो आपने डिसिप्लिन के साथ तैयार करना है. अगर आपको पहली दफा ये वीडियो समझ नहीं आई, इस वीडियो कम से कम आपने 2-3 दफा देखना है, खासतौर पर जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है. जिनकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है तो डेफिनेटली वो मजीद अपने वर्ड्स को सीखें, इंग्लिश स्पीक करें. मेरा इंग्लिश चैनल है जहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट जो है ना वो दिया हुआ है. मेरी खुद की बुक्स हैं इंग्लिश में, रिच डैड पुअर डैड इन द एज ऑफ एआई. कुछ और बुक्स हैं, मोस्ट पॉपुलर बुक्स जो है ना, जैसे द साइंस ऑफ गेटिंग रिच है, या 100 बुक समरीज हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं ताकि आपकी वोकैबुलरी अच्छे से अच्छी हो जाए. आप बेशक कोई भी प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल का रात को लगा के देखें तो आपको उसमें समझ आती जाएगी, या कोई और मूवी देखें इंग्लिश का. लेकिन कोशिश क्या करें कि एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों को देखें ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड आपके काम में आ सकें. तो प्रैक्टिस, रिव्यू, रिपीट, ऑब्वियसली विन. FIE अदर कंपैरेटिव एग्जाम, इंग्लिश कोर्स कंप्लीट गाइड. तो मुझे उम्मीद है कि आप मच मोर बेटर फील कर रहे होंगे इस कोर्स के साथ.
आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप ये लेक्चर आपके काम आया। अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली उन लोगों के साथ शेयर करें जो कि इंग्लिश से डरते हैं, ग्रामर से डरते हैं, और बहुत केयरफुली जो है ना मैंने इसको डिज़ाइन किया है ताकि बिल्कुल भी ऐसे ना हो कि आपके सर से ऊपर गुजरे, बिल्कुल भी सिंपल ना हो। तो एक मिड वे निकाला है, और ऑब्वियसली जो FIA के आपके ग्रेजुएट लेवल के इंटरमीडिएट का जो टेस्ट आएगा वो इन्हीं चीज़ों का होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।